कभी कभी इंसान जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसका उसे ज़िंदगी भर अफसोस रह जाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिस वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है शहदरा, और इसी शहदरा का एक थाना पड़ता है फर्श बाज़ार, और इसी फर्श बाज़ार थाने का रहने वाला मोहम्मद सुल्तान जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। सुल्तान के परिवार में उसके अम्मी अबू के अलावा एक छोटी बहन है। सुल्तान के अम्मी का नाम है नूरजहां और अब्बू का नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन। वैसे तो मोहम्मद सलाउद्दीन जो मूल रूप से बिहार प्रदेश के मोतिहारी जिला का रहने वाला है और अपने पैतृक गांव में ही रह करके खेती किसानी का काम करता है। इधर सुल्तान जो दिल्ली शहर में अपनी अम्मी और एक छोटी बहन के साथ किराए के कमरे में रहता है। सुल्तान जो विश्वास नगर कॉलोनी में अपना एक गोदाम रख रखा है, जिसमें फ्लिपकार्ट के सामानों को मंगाकर ऑनलाइन उसे सप्लाई करने का काम करता है। सुल्तान के गोदाम में 2 कारीगर भी काम करते हैं, जिनमें से एक का नाम है मंसूर और दूसरे का नाम है सोनू। दरअसल मंसूर और सोनू उसके गोदाम में दोपहर के 2 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक काम करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 25 नवंबर 2023 की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल हर रोज़ की तरह मंसूर और सोनू जब गोदाम में काम करने के लिए जाते हैं, दरवाजे पर लगे ताले खोल करके गोदाम के अंदर एंट्री करते हैं और सबसे पहले अंदर का लाइट ऑन करते हैं। पर जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं, देखते हैं कि गोदाम के अंदर दीवार के सहारे एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ है, जिसे देखकर मंसूर को लगता है कि आखिरकार सुल्तान ने ऐसा कौन सा सामान मंगा लिया है। मंसूर और सोनू जब उस बैग को देखते हैं, बिना चेक किए बगैर ही गोदाम में बैठकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब 4 घंटे का समय गुजरता है, शाम के करीब 6 बजे के आसपास मंसूर को टॉयलेट लगता है। उसी बैग के किनारे से होकर बाथरूम जाता है, और जब थोड़ी देर के बाद बाथरूम से बाहर निकलता है, उस बैग के पास उसे हल्की सी बदबू महसूस होती है, जिसे लेकर के मंसूर को बड़ा अजीब सा लगता है। मंसूर जब उस बैग को खोलता है, अंदर का जब नज़ारा देखता है, एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल उस बैग के अंदर एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मंसूर और सोनू जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखकर एकदम से डर जाते हैं। दरअसल मंसूर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोनू मंसूर को समझाते हुए कहता है कि अगर हम यहां से भाग गए, पुलिस आज नहीं तो कल डेड बॉडी को तो बरामद करेगी, लेकिन इस चक्कर में हम दोनों बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि इस बारे में हम पुलिस को बता देते हैं। सोनू जब इस तरह की सुझाव मंसूर को देता है, मंसूर को भी ये सुझाव काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है। उसके बाद से खुद मंसूर और सोनू दोनों मिल करके ही थाने में फ़ोन करते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती, मंसूर अपने बॉस सुल्तान के नंबर पर फ़ोन करता है ताकि उसे सारी बात बता सके। लेकिन जब अपने बॉस सुल्तान के नंबर पर फ़ोन करता है, सुल्तान का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। थोड़ी देर रुक करके मंसूर लगातार सुल्तान के नंबर पर फ़ोन करते ही रहता है, लेकिन सुल्तान का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। तब तक इधर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उस बैग को खोल करके डेड बॉडी को बाहर निकालती है, उस डेड बॉडी को देखकर मंसूर और सोनू एकदम से चौंक जाते हैं। पुलिस जब मंसूर और सोनू से उस डेड बॉडी के बारे में पूछती है, तो मंसूर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, इस लड़की का नाम है सम्मा, जिसकी उम्र है लगभग 20 से 22 साल के आसपास। मंसूर पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल सम्मा कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉस सुल्तान की मंगेतर है। सुल्तान की जब नाम लेता है पुलिस, अब सुल्तान के बारे में मंसूर से पूछती है। मंसूर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये गोदाम सुल्तान का ही है। दरअसल इस गोदाम में हम दोनों काम करते हैं। पुलिस मंसूर से कहती है कि सुल्तान को यहाँ पर बुलाओ। इसमें मंसूर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं तब से अपने बॉस के नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉस का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन मंसूर जब सम्मा को पहचान लेता है, पुलिस अब सम्मा के बारे में मंसूर से पूछताछ करती है। इसमें मंसूर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, सम्मा न्यू संजय कॉलोनी नगर की रहने वाली है। सम्मा की जब शिनाख्त हो जाती है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर अपने टीम के साथ जब थाने में पहुंचती है, इस बात की जानकारी सम्मा के अम्मी अब्बू को देती है।
इधर समा के अम्मी अबू जब थाने में पहुंचते हैं, पुलिस जब उन दोनों से समा की हत्या के बारे में बताती है, ये सुन करके दोनों चीख चीख करके रोने लगते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसका होने वाला पति सुल्तान ने ही किया है। सुल्तान का जब नाम लेते हैं, पुलिस उन दोनों से इस हत्या की वजह पूछती है। इस पे समा की मां जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल साहब, हम अपनी बेटी का रिश्ता सुल्तान से करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन सुल्तान के अम्मी की जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। जब ये सारी बात बताते हैं, पुलिस अब समा के बारे में पूछताछ करती है तो समा की मां जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरी बेटी बगल के एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी। दरअसल वो सुबह सुबह ड्यूटी के लिए अपने निकली तो थी, लेकिन दोपहर के बाद से जब हम उसके नंबर पर फ़ोन कर रहे थे, उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। समा की अम्मी जब सुल्तान का नाम लेती है, पुलिस समा के अम्मी के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत सुल्तान के नाम पर ही नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर सुल्तान से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात सुल्तान की अम्मी और छोटी बहन से होती है। पुलिस जब इस बारे में सुल्तान के अम्मी से पूछताछ करती है तो सुल्तान की अम्मी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, समा की अम्मी सब कुछ झूठ बोल रही है। भला मेरा बेटा समा की हत्या क्यों करेगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं खुद समा के घर जाकर दोनों का रिश्ता तय करके आई हूँ। रिश्ता तय होने की जब बात कहती है, पुलिस नूरजहां से पूछती है कि फिर तुम्हारा बेटा अपना नंबर क्यों स्विच ऑफ कर रखा है और आखिरकार वो है कहाँ पे। इस पे नूरजहां पुलिस को जवाब देती है कि साहब, मैं खुद सुबह से अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। दरअसल ना तो उसका नंबर लग रहा है और ना ही उसका कहीं कुछ पता चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि शायद मेरे बेटे का भी अपहरण कर लिया गया है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार समा की हत्या किया किसने है और सुल्तान अचानक गायब कहाँ हो गया। इस केस में सुल्तान का सामने आना बेहद ही जरूरी था, इसीलिए पुलिस अब सुल्तान को ही ढूंढने पर सबसे ज़्यादा फोकस करना शुरू करती है। दरअसल पुलिस अब सुल्तान को ढूंढने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है, पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 27 नवंबर को कुछ पल के लिए सुल्तान का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। दरअसल सुल्तान का लोकेशन मुंबई शहर का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ मुंबई में पहुंच जाती है और मुंबई के मुलुंद इलाके से सुल्तान को गिरफ्तार कर लेती है। 28 नवंबर को पुलिस जब सुल्तान को लेकर दिल्ली में पहुंचती है, सबसे पहले कोर्ट में पेश करती है और फिर कोर्ट से 3 दिनों के लिए रिमांड पर ले लेती है। पुलिस जब सुल्तान को रिमांड पर लेकर आती है, सबसे पहले उससे समा की हत्या के बारे में पूछती है। सुल्तान भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन सुल्तान जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सुल्तान के अम्मी और छोटी बहन को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब एक शादी समारोह में पहली बार सुल्तान और समा की मुलाकात होती है। सुल्तान जब पहली बार समा को देखता है तो समा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। हालांकि सुल्तान समा से उम्र में लगभग 4 साल छोटा होता है, लेकिन समा की खूबसूरती का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि उसके बाद से अब उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जो समा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शुरू में समा सुल्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन सुल्तान भी अपनी जिद पे उतर जाता है और बार बार जब उसका पीछा करना शुरू करता है, अपने प्यार की दुहाई जब देने लगता है, आखिरकार एक दिन समा उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से सुल्तान और समा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। यह सिलसिला लगभग 3 सालों तक चलता है, पर जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, अब सुल्तान समा से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन शादी की बात जब समा के परिवार वालों को मालूम चलता है, इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं। समा भी जब अपने अम्मी अबू से जिद पे उतर जाती है, आखिरकार उसके अम्मी अबू समा के आगे झुक जाते हैं और इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। शादी की जब मंजूरी मिल जाती है, घटना से कुछ ही दिन पहले नूरजहां खुद समा के घर पे जाती है और अपने बेटे और समा के रिश्ता तय कर देती है। लेकिन जैसे ही रिश्ता तय हो जाती है, अब सुल्तान समा के ऊपर दबाव डालने लगता है। दरअसल दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस वक्त भी समा और भी न जाने कितने लड़कों से बातचीत कर रही थी। इस बात की जानकारी खुद सुल्तान को भी मालूम था, लेकिन शादी के रिश्ते जैसे ही तय हो जाती है, उसके बाद से अब सुल्तान समा के ऊपर दबाव डालने लगता है और उसे कहता है कि अब हमारी शादी तय हो चुकी है, तुम गैर लड़कों से बातचीत करना बंद कर दो।
पर गैर लड़कों से जब बातचीत करने का दबाव डालता है, समा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उल्टा सुल्तान को जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें शादी करनी है तो करो, लेकिन मैं उन लड़कों से कभी बातचीत करना नहीं बंद करूंगी, बल्कि जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद भी सारे लड़कों से बातचीत करूंगी। समा जब उसकी बात नहीं मानती है, सुल्तान उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान भी जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, समा जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार जल्दबाजी में ही सुल्तान समा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर 25 नवंबर को सुबह सुबह समा के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए अपने गोदाम पे बुलाता है। इधर समा जब अपने घर से निकलती अपनी अम्मी से झूठ बोल देती है कि मैं ब्यूटी पार्लर पे जा रही हूँ, लेकिन अपनी ब्यूटी पार्लर पे जाने के बजाय सीधे विश्वास नगर कॉलोनी सुल्तान के गोदाम पे पहुँच जाती है, जहाँ पे सुल्तान बैठ करके उसका इंतज़ार कर रहा था। गोदाम में जब पहुँचती है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। उस वक्त भी सुल्तान समा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन समा जब उसे झगड़ा करने पर उतर जाती है, सुल्तान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि समा को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से समा वहीं पे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि समा उठ पाती, आनन फानन में ही सुल्तान समा की ही चुन्नी को लेकर उसके गले में लपेट कर तब तक जोर से खींचता है जब तक समा की सांसें नहीं रुक जाती है। समा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अब समा की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह का प्लान बनाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, सुल्तान को अब ये डर सताने लगता है कि 2 बजे तक उसके दोनों कर्मचारी भी गोदाम पर आ जाएंगे और फिर वो पकड़ा जाएगा। और होता भी बिल्कुल यही है। जैसे ही 2 घंटे का समय गुजरता है, जब सुल्तान का दिमाग काम नहीं करता है, आखिरकार अपने गोदाम से एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा बैग लेकर के आता है, समा के दोनों हाथ पैर को बांध देता है और उसकी डेड बॉडी को उसी बैग में डाल करके उसे पैक कर देता है। और फिर डेड बॉडी को दीवार के सहारे लगाकर उसे खड़ा करके बाहर गोदाम में ताला बंद करके सीधे वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाता है और वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मुंबई चला जाता है। अपने गोदाम से जब निकलता है तो समा का मोबाइल भी ले लेता है, उसे स्विच ऑफ कर लेता है, और जब ट्रेन में सफ़र करता है रास्ते में उसका मोबाइल भी फेंक देता है, साथ ही साथ अपना भी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। पर जब मुंबई शहर में पहुंचता है 27 नवंबर को, कुछ पल के लिए अपना मोबाइल ऑन करता है, पर जैसे ही मोबाइल ऑन करता है उसका लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिल जाती है। वाकई में सुल्तान जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खास करके जब इसका असलियत सुल्तान के अम्मी और छोटी बहन को मालूम चलता है, दोनों ही सुल्तान को समझाते हुए कहते हैं कि समा जब तुम्हारी बात नहीं मान रही थी, तुम उसे छोड़ सकते थे, तुमने उसे मार क्यों दिया। सुल्तान जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पुलिस अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है तूफानी कुमार। तूफानी कुमार जो जिला पूर्णिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मनोज प्रजापति। मनोज प्रजापति जो जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सुधा देवी। सुधा देवी जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।